हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम यू ऑल एट द 10 क्लासेस। भाई पे सीरीज में हम सेकंड चैप्टर 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट किया था। तो भाई ये पे सीरीज रिवीजन सीरीज के नाम से जानी जाती है। इसमें हम सारे चैप्टर जो है केमिस्ट्री के वो वन बाय वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस से क्या होते हैं हमारे पास एसिड्स और क्या होते हैं हमारे पास बेसिस, कैसे पहचानेंगे एसिड को और बेस को। चलिए, जो पानी में इन वाटर, जो पानी में H प्लस आयंस देते हैं, H प्लस आयंस गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर, वो कहलाते हैं एसिड। बट जो पानी में जाकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो क्या कहलाते हैं बेस। OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, यदि कोई सब्सटेंस पानी में OH नेगेटिव आयन देता है तो वो बेस है, पानी में H प्लस आयन देता है तो वो एसिड है। जिसकी pH 7 से कम है तो वो एसिड है, जिसकी pH 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, बेस है। हमारे पास क्या है बच्चे, बेस है। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वो एसिड है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है वो क्या है, बेस। बेस ब्लू बना देगा, बी 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 से याद करते हैं, बेस ब्लू बना देगा। मतलब बेस रेड लिटमस पेपर को कैसा बना देता है, ब्लू बना देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसिड और बेस के बीच में। जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बच्चे वो खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में क्या होते हैं हमारे पास, कड़वे होते हैं। यदि एग्जाम्पल करें एसिड और बेस की बात करें हम एग्जाम्पल्स की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, देखो ये H प्लस आयन देगा। H2SO4 एसिड है, ये भी H प्लस आयन देगा। नाइट्रिक एसिड एसिड है, ये भी H प्लस आयन देगा। कार्बोनिक एसिड एसिड है, ये भी H प्लस आयन देगा। एसिटिक एसिड एसिड है, ये भी H प्लस आयन देगा हमारे पास। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एसिड के। बेस के एग्जाम्पल को याद करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH नेगेटिव देगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH नेगेटिव देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH नेगेटिव देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है बच्चे, OH नेगेटिव देगा। तो जो पानी में, याद रखिए पानी में पानी का होना जरूरी है। बिना पानी एसिड को एसिड नहीं बोलोगे, बेस को बेस नहीं बोलेंगे। क्यों सर, क्यों? क्योंकि पानी में जाएंगे तभी तो H प्लस आयन अलग देंगे ना, और जब तक आपको H प्लस आयन नहीं मिलेंगे तब तक एसिड नहीं बोला जाएगा। तो ड्राई कंडीशंस में कोई एसिड एसिड नहीं है, कोई बेस बेस नहीं है। बट इन वाटर, पानी में कोई बेस बेस है और पानी में कोई एसिड एसिड है। तो ये था बेसिक डिफरेंस हमारे पास किसके बीच में बच्चे, एसिड और बेस के बीच में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। भाई जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं एसिड और बेस के, आप यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को याद करेंगे साथ साथ में। चलिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब कितने टाइप के एसिड या बेस हमारे पास हो सकते हैं। जल्दी जल्दी से क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, उनको बांट लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड आता है हमारे पास वीक एसिड, वीक एसिड। फिर आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर आता है हमारे पास वीक बेस आते हैं। ठीक है, पहला तो क्लासिफिकेशन ये है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो बहुत ज्यादा H प्लस आयन दे देते हैं, जो ज्यादा H प्लस आयन देते हैं या पूरी तरह से टूट जाते हैं पानी में जाकर। पानी में गए, पानी में गया ये, और पानी में जाते ही टूट गया और टूट कर H प्लस आयन दे दी, सभी ने दे दी जितने एसिड आपने डाले थे, तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये पानी में गया लेकिन ये मना कर रहा है H प्लस आयन देने से, ये बोल रहा है कि सभी नहीं टूटेंगे मैं H प्लस आयन में, तो वो वीक एसिड है। बस इधर आपको एग्जांपल याद रखने भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आप याद करेंगे। वीक एसिड जो पानी में पूर्णतया पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे, टोटली आयनाइज नहीं होंगे, वो वीक एसिड है। एग्जांपल है आपके पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो ये याद रखेंगे आप एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस जो पानी में पूर्णतया टूट जाते हैं, पूरी तरह से टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं, टोटली डिसोसिएट मतलब आयनाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाएंगे और पानी में क्या दे देंगे, OH नेगेटिव।
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस के। वीक बेस की यदि मैं बात करूं, जो टोटली ब्रेक नहीं होंगे, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे पानी में, पूरी तरह से OH नेगेटिव नहीं देंगे, थोड़े थोड़े OH नेगेटिव देंगे, तो एग्जांपल याद करेंगे बच्चे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। ये सारे के सारे किस में आएंगे? वीक बेस के अंदर आने वाले हैं। आई होप आपको वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस अच्छे से याद है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन ही है। मैंने एग्जांपल को आप याद कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन में अभी आगे काम आने वाले हैं। एग्जांपल रट लीजिए, बैठ के सामने बैठे हुए आप बिल्कुल रट लीजिए इनको। फिर आते हैं हमारे पास ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, जो एक H+ देंगे पानी में, जो पानी में जाकर सिर्फ एक H+ देंगे, जैसे HCl बच्चे एक H+ देगा, ठीक है, क्या इतने H+ देगा? एक। HNO3 बच्चे कितनी H+ देगा? एक। अच्छा, एसिटिक एसिड बच्चे कितनी H+ देगा आपको? एक। जिनके फॉर्मूले में ही एक हाइड्रोजन है वो मोनोप्रोटिक है। डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक, या इसको दूसरे वे में भी बोल सकते हैं मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक का मतलब एक ही है। डाइप्रोटिक या डाइबेसिक का मतलब क्या है बच्चे? जो पानी में जाकर 2 H+ देते हैं, 2 H+, जैसे जिनके फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन है बच्चे, H2SO4, क्या है? H2SO4, H2CO3, ये डाइप्रोटिक एसिड है। कैसे एसिड है बच्चे? डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक या ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। तो जो पानी में जाकर 3 H+ देंगे वो ट्राइबेसिक हो जाएंगे, जैसे बच्चे H3PO4, क्या है? H3PO4। तो ये आप याद कर लेंगे, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। इसी तरह से हमारे पास बेस होते हैं, क्या होते हैं? बेस। तो बेस में मोनो एसिडिक आएंगे बेस। ये अचंभे वाली बात है, बेस के लिए एसिडिक वर्ड यूज करते हैं और एसिड के लिए बेसिक वर्ड यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन का हमारे पास टाइम नहीं है। मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे? जो सिर्फ एक OH- देंगे, एक OH- देंगे, जैसे KOH है, NaOH है, तो ये आ जाएंगे मोनोबेसिक में। मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, डाई एसिडिक, जैसे क्या हो गए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो 2 OH नेगेटिव देंगे, 2 OH नेगेटिव देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो 2 OH नेगेटिव देंगे। ट्राई एसिडिक हो जाएगा बच्चे आपके पास, ट्राई एसिडिक, जो 3 OH नेगेटिव देंगे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। क्या हो गया है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन बड़े अच्छे से क्लियर हुआ है। याद कर लीजिए एसिड और बेस के एग्जांपल में फिर बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के एग्जांपल अभी याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर। क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर? जो हमें बताते हैं कि कहीं पर गिवन चीज एसिडिक है या बेसिक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सर कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं? जब आप इन इंडिकेटर में एसिड या बेस डालते हो, या इनको बेस या एसिड में डालते हो, तो इनका कलर बदल जाता है। कलर में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं बच्चे लिटमस की, किसकी बात करूं मैं? लिटमस की। और ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर एसिड, यहां पर लिख देता हूं न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे पानी वगैरह है ना, या बेस। यदि आप लिटमस को एसिड में डालते हो तो ये रेड कलर का हो जाएगा भाई, रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी सॉल्यूशन में आपने लिटमस पेपर डाल दिया और वो रेड कलर का हो गया है, तो इसका मतलब वो एसिड है जिसमें उसने आपने उसको डाला है। यदि वो पर्पल कलर का हो जाता है, पर्पल, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। यदि वो ब्लू कलर का हो जाता है बच्चे, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। कलर याद कर ले भाई, ये नंबर में कई बार पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड वाले। आगे आ जाता है बच्चे फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन आता है, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन एसिड में कोई रंग नहीं देता, बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई रंग नहीं देता, लेकिन बेस में आता है ये पिंक रंग का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? पिंक का, जब जैसे आप इसको बेस में डालते हो तो। फिर आता है हमारे पास तीसरा बच्चे मिथाइल ऑरेंज। कौन आता है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होगा, और बेस में हो जाएगा ये येलो रंग का। तो जैसे ही आप ये जो तीनों चीजें हैं, आप इनको एसिड बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपने रंग के हिसाब से आपको ये बता देंगी कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। क्लियर है?
कुछ और इंडिकेटर होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, प्राकृतिक जिसको बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर, जैसे टर्मेरिक है भाई, टर्मेरिक हल्दी है, वो भी इंडिकेटर, जैसे कपड़े पे हल्दी लगी हुई है, आप साबुन लगाए तो वो रेडिश कलर की हो जाती है, ठीक है, टर्मेरिक हल्दी है। या जो कैबेज होती है हमारे पास, गोभी होती है कैबेज, उसके जो पत्ते होते हैं वो भी कई बार रेड कैबेज जो होती है उसके पत्ते भी इंडिकेटर का काम करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। वेनाइला है हमारे पास, वेनाइला बच्चे जो लौंग है हमारे पास, वो भी किसका काम करती है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है हमारे पास। बेसिकली जो वेनाइला होता है वो ओलोफैक्टरी इंडिकेटर में भी आता है, ओलोफैक्टरी। ओलोफैक्टरी का मतलब जो गंध से पहचाने जाते हैं, मतलब उनको जब आप एसिड में लेके जाओगे तो उसकी स्मेल है ना, गंध किसी और तरह की हो जाएगी, बेस पे किसी और तरह की हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इंडिकेटर्स के बारे में। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर्स वगैरह क्लियर है कि किस तरह से होने वाला है। चलिए भाई, अच्छी बात है, हमारे पास आपने पढ़ा कि यहां तक है हमारे पास एसिड के बारे में और बेस के बारे में और इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। यदि हमारे पास, तो हमारे पास आती है पीएच। क्या आती है बच्चे हमारे पास, पीएच। क्या आती है, पीएच। भाई पीएच का टॉपिक आप श्योर कर लेना, आपके सिलेबस में है या नहीं, आप जिस भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो अपने बोर्ड के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। पीएच क्या बताती है, पीएच, पीएच की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है पीएच की वैल्यू, बीच में होती है वैल्यू 7। यदि किसी की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब बच्चे वो बेसिक सोल्यूशन है। यदि किसी की वैल्यू पीएच की 7 से कम है तो इसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है। कैसा है भाई वो, एसिडिक सोल्यूशन हमारे पास है। किसके हिसाब से देख सकते हैं हम, पीएच के हिसाब से। किसके हिसाब से देख सकते हैं भाई, पीएच के हिसाब से हम देख सकते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, ठीक है। और जिसकी पीएच 7 है तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो लिखिए, एसिड पीएच जितनी कम होगी, पीएच जितनी कम होगी, एसिड उतना ही स्ट्रोंग होगा। एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, ठीक है। और पीएच जितनी ज्यादा होगी, बेस उतना ही स्ट्रोंग होगा। क्लियर है। तो सर पीएच निकालने का कोई फॉर्मूला, हाँ जी है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले से सर ये लॉग क्या है, जैसे भाई साइन थीटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होते हैं। तो साइन कोस टेन क्या होते हैं, मैं आपसे पूछूं तो ये कोई फंक्शन है ना, इनके कोई ना कोई फॉर्मूले मिलेंगे। तो इसी तरह से लॉग भी इसी तरह का कोई फंक्शन है, इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ठीक है, तो चलिए कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं पीएच निकालने के। यहां से पीएच निकालने के क्या कर लेते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल। कहीं सी मेरे HCl की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.1 मोलर, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच, इसकी पीएच फाइंड आउट करिए, 0.1 मोलर। तो देखो एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 का मतलब 1/10 है, 1/10 का मतलब 10 की पावर -1, ठीक है। तो जो HCl की कंसंट्रेशन है वही H प्लस की कंसंट्रेशन होती है बच्चे, वही किसकी होती है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। भाई पीएच के न्यूमेरिकल आपको यदि बहुत डिटेल में जानने हैं और आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पीएच न्यूमेरिकल जो 10 क्लासेस टाइप करें आप यूट्यूब पे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, 6-7 तरह के पीएच के न्यूमेरिकल हमने निकाल रखे, तो वहां पर जाके आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब इसको सोल्व करना सीखो, log m की पावर n, देखो ये तो m हो गया, ये तो हो गया m, 10 तो हो गया m और इसकी पावर n है -1। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है n को ले जाओ आगे, n log m एज इट इज, log m एज इट इज। तो देखो कैसे लगाओगे फॉर्मूला, -1 आ जाएगा आगे तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो आ गया 1, log 10, log 10 बच्चे log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू याद रखेंगे आप कितनी होती है, 1। तो बताइए log 10 की वैल्यू यदि 1 आएगी तो 1 × 1, तो पीएच आ गई बच्चे 1। तो इस सोल्यूशन की पीएच कितनी आ गई है बच्चे, 1 आ गई है भाई। कितनी आ गई है, 1। सर ये तो अच्छे से क्लियर हो रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज 0.01 मोलर, फाइंड पीएच। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, पीएच फाइंड आउट करनी है। तो चलिए
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है 0.01, मतलब 1/100, मतलब 10 की पावर -2 आ गई। अब pH निकाल लीजिए, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस आयन की जगह कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो -2 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो pH आ गई है 2। कितनी आ गई है pH 2। अब कहने का मतलब सीधा सा ये है 10 की पावर में जो वैल्यू आएगी, देखो 10 की पावर में जो वैल्यू आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा pH आ जाएगी। 10 की पावर में कितना है -2, तो pH आ गई 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना। 10 की पावर में कितना है -1, तो pH आ गई 1। यदि मैं यहां पर लिख देता 0.001, तो यहां क्या आता 1/1000 आता, मतलब 10 की पावर -3 आता, तो pH कितनी हो जाती, माइनस के 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 3, मतलब pH हो जाती 3। कितनी हो जाती pH 3। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं pH। तो pH हमें क्या बताती है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, कोई वीक बेस कितना है, ऐसे बताती है। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताती है। तो जितनी pH कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी pH ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। pH का फॉर्मूला ये है, स्केल ये है, 7 पे न्यूट्रल होता है हमारे पास सॉल्यूशन। क्या होता है 7 पे न्यूट्रल होता है। चलिए भाई चलिए चलिए, अच्छी बात है। चलो भाई चलो, चलिए फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं। मान लीजिए 3 एसिड है आपके पास ए बी सी, ये 3 एसिड है। ए की पीएच है 2, बी की पीएच है 3 और सी की पीएच है 1.5। बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इनमें से, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है। तो सर जिसकी पीएच सबसे कम होगी वही स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे कमजोर कौन सा है, बी, और बीच का एसिड कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ई एफ जी, इसकी पीएच है 32.7.0, इसकी पीएच है 8.0, इसकी पीएच है 10। बताइए पीएच है तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा इनमें से, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। सर बेस के केस में जिसकी पीएच ज्यादा होगी वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे जी, और उससे कमजोर बेस है एफ, और सबसे कमजोर बेस है यहां पर ई। कौन है, ई। कर लेंगे, हाँ जी सर, क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं सर, चीजें क्या हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो गई हैं। तो ये था भाई हमारे पास किसके बारे में, पीएच के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, पीएच की यदि बात हो रही है तो ये बहुत सारे मैंने चीजें लिख दी, इनकी पीएच आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। नहीं पूछेंगे सीबीएसई वाले, तो नहीं पूछेंगे भाई। आप हरियाणा बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपसे पूछा जा सकता है। 1 मोलर एनिमेट कास्टिक सोडा की पीएच होती है 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 8.5, हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.4, लार सलाइवा की पीएच होती है 6.5 से 7.5, यूरिन की पीएच होती है 5.5 से 7.5, पेशाब की पीएच 5.5 से 7.5। गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो हम खाना खाते हैं और हमारे स्टोमक में जो जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भाई, वो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचाने के लिए यहाँ पर स्टोमक में, तो उसकी पीएच 1 से 3 होती है। हमारी बॉडी की पीएच जनरली, ताकि हम अच्छे से काम कर पाए, 7 से लेकर 7.8 होनी चाहिए। यदि कहीं पर पीएच 5.6 से ज्यादा कम हो जाती है, पीएच 5.6 से कम, बारिश की पीएच, यदि बारिश के पानी की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसको एसिड रेन बोला जाता है, मतलब अम्लीय वर्षा। हमारे दांत खराब हो जाते हैं यदि पीएच मुंह की, हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो गई तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। चलिए, रोल ऑफ पीएच कहां जाते हैं बच्चे, रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कहां पर, डेली लाइफ में। तो बताइए भाई डेली लाइफ में पीएच का रोल है या नहीं, खुद से सोचिए। अब अरे है नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बताइए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का रोल है या नहीं है, बताओ। आपकी पीएच गड़बड़ हो गई, यहां पर देखिए गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1 से 3 लग रही है, और बॉडी की पीएच हमारी कितनी होनी चाहिए, 7 से 7.8। यदि ये पीएच ऊपर नीचे हो गई तो बोलो आपकी हेल्थ पे खराब असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। कई बार ज्यादा एसिड रिलीज होने से पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है पेट में, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम कई बार किसका यूज करते हैं, इनो का यूज करते हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे। अब बताओ एसिड रेन में भी तो पीएच का रोल है। एसिड रेन में, अम्लीय वर्षा में, यदि एसिडिक रेन होगी ऊपर से तो फसलों का भी नुकसान है, बोलिए है या नहीं। फसल पे बारिश पड़ेगी वो तो नुकसान है या नहीं है। तो इसका मतलब पीएच का डेली लाइफ में बहुत यूजफुल पीएच है हमारे पास। मिट्टी की पीएच, सोइल पीएच, तो बताइए यदि आपके खेत की मिट्टी की पीएच बहुत कम या बहुत ज्यादा है तो आपने जो भी खेती करना चाहते हो, आप गेहूं की, उसकी नरमा की, बाड़ी, कपास, बाजरा, जवार, तो वो अच्छे से होगी तो नहीं होगी। तो सोइल की पीएच भी क्या रखनी चाहिए, हमें अच्छे से मेंटेन रखनी चाहिए, ठीक है। आगे यदि बात करें टूथ की, हमारे दांतों की पीएच 5.5 से यदि कम हो गई तो दांत खराब हो जाएंगे, फिर सेंसोडाइन टूथपेस्ट लेते फिर हो गया, ऐसे ऐसे करोगे कुछ नहीं होने वाला, खराब हो जाएंगे तो कीड़ा लग जाएगा दांतों में, ठीक है। तो माउथ की पीएच भी बताइए। मिल्क इंडस्ट्री में
पीएच रोल पैदा करती है नहीं करती? बिल्कुल भैया। अब आप कहीं मिल्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको पता चला कि दूध तो खट्टा हो गया है, सारे दूध की तो दही बन गई है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। दूध आप सप्लाई करना आगे, बहुत दूर दूर तक दूध भेजना, तो क्या करोगे भैया, हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। तो मिल्क इंडस्ट्री में भी पीएच का क्या रहता है, रोल रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे, कहां पे, बहुत सारी जगह पे पीएच का रोल है। तो चलिए भाई, लाइट चली गई थी एक बार, चलिए आते हैं दोबारा से। तो इसका मतलब पीएच का रोल हर जगह पे है, तो पीएच को मेंटेन रखना हमारे पास जरूरी हो गया है। चलिए भाई, अच्छी बात है। न्यूट्रलाइजेशन का भी हम एग्जांपल नहीं ले रहे, आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो यहां पर होता है हमारे पास पीएच का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, बेसिकली किस किस के साथ हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। एसिड की रिएक्शन पढ़नी हमें, पानी में डालेंगे एसिड को तो क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड क्या होगा, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है। इन एसिड की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छी बात है भाई, एक बार मैं इंक पिला दूं मार्कर को, थोड़ी सी इंक खत्म होने वाली है। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी, एसिड को मिलाते हैं पानी में, इन वाटर, पानी में। तो भाई याद रखना हमेशा, आप एसिड को पानी में डालोगे, पानी को एसिड में आप नहीं डालोगे, क्योंकि इनके बीच में जो होने वाला डिसोल्यूशन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है। यदि आपने एसिड में एकदम से पानी डाल दिया तो पूरा एसिड आपके फेस पे आकर गिर सकता है। तो आप पानी में एसिड डालेंगे, एसिड में पानी नहीं डालेंगे। तो इन पानी, देखिए मान लीजिए ये वाटर है, वाटर में आपने डाल दिया HCl, ठीक है। तो HCl क्या करेगा बच्चे, यहां से H+ रिलीज करेगा, H+। तो क्या होता है, ये H+ आयन पानी के साथ मिल जाते हैं, पानी के साथ मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, H3O+ आयन बना लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है इनको, हाइड्रोनियम आयन। और ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग। तो कहने का मतलब है, जब जब पानी में आप एसिड को डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि HCl को जब आप पानी में डालोगे तो वह H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और H+ आयन फिर पानी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। चलिए सेकंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, किसके साथ रिएक्शन करनी है भाई, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ यदि रिएक्शन की बात करें तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कौन, एसिड। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास H2SO4 एसिड है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो देखते हैं क्या होगा। मेरे पास एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Na के साथ, तो देखते हैं क्या होगा। मेरे पास है कैल्शियम और रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या होगा मेरे पास, ठीक। मेरे पास है सोडियम, तो क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये तो कौन है बच्चे, मेटल्स, ये कौन है बच्चे, एसिड। तो जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो बच्चे H2 गैस रिलीज होती है। याद रखना, H2 गैस जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है, पॉप 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 साउंड आती है। और प्लस में बन जाएगा बच्चे सॉल्ट। तो देखो कैसे, जिंक आया, जिंक ने H2 को भगा दिया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चे, H2। सोडियम आया, सोडियम ने हाइड्रोजन को भगा दिया तो क्या बन गया बच्चे, NaCl, प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। कैल्शियम आया, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को भगा दिया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, प्लस में कौन सी गैस आ गई, H2। सोडियम आया, सोडियम ने इस हाइड्रोजन को भगा दिया तो सोडियम एसीटेट बन गया है, Na आ जाएगा यहाँ पर और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2। तो H2 कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। याद रखना, नाइट्रिक एसिड HNO3 के केस में H2 गैस नहीं निकलती, ठीक है। क्यों, क्योंकि HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चे, खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन, HNO3। HNO3 के केस में एक तो NO2 गैस निकलती है जो ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की होती है बच्चे। कैसे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। एक गैस निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO, ठीक है, वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये थी हमारे पास एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। अब ये मत सोचना कि सर यहां पर कॉपर की रिएक्शन करवा दें क्या H2SO4 से, अरे बेवकूफ गधो हो क्या, ठीक है, यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी।
क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, तो कॉपर हाइड्रोजन को धक्का ही नहीं मार पाएगा, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो एक्टिव मेटल होनी चाहिए जो रिएक्ट कर सके फास्टली। आगे चलते बेस के साथ रिएक्शन, भाई किसके साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बेस के साथ। बेस के साथ एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चे, सॉल्ट बना लेते हैं, और प्लस में क्या बना लेते हैं, पानी। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल हो जाएगा भाई सिस्टम, एसिड है तो बेस खा लो, बेस है तो एसिड खा लो, बस सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। जैसे एसिड है HCl, बेस है NaOH, तो बताइए क्या बनेगा, यस और नो। H2SO4 है हमारे पास एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास बेस, तो बताइए क्या बनेगा भाई। फॉर्मूले प्रॉपर्ली लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस में OH और H मिलकर क्या बना लेंगे बच्चे, पानी। तो बताइए कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, CaSO4 प्लस OH और H मिलकर क्या बना लेंगे बच्चे, पानी। रे पानी, तेरा रंग कैसा है ना। तो सोल्ट और वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डेली लाइफ में बहुत जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। डेली लाइफ में क्या होती है, बहुत जगह डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सर कहां पर होती है, पेट में बच्चे, एसिडिटी बढ़ गई, इनो खा लो, एसिडिटी दूर, काम शुरू सिर्फ कितनी सेकंड में, 6 सेकंड में, है ना। और प्रकृति में जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो वहां पर एक नेटल नाम का प्लांट होता है, नेटल नाम का पौधा होता है। यदि उसकी नेटल नाम के प्लांट की पत्तियां आपकी स्किन पे टच कर गई, तो आपकी स्किन में क्या होने लग जाएगी, जलन, क्योंकि उसकी पत्तियों में क्या होता है बच्चे, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। लेकिन देखो प्रकृति कितनी समझदार है, प्रकृति ने वहीं पर एक डोक नाम का प्लांट भी बनाया है। किसका, डोक नाम का प्लांट। उस डोक नाम के प्लांट की पत्तियों में क्या होता है बच्चे, बेस होता है। तो मान लीजिए आपका हाथ नेटल के प्लांट की पत्तियों के साथ टच हो गया तो जलन होगी, तो उसी टाइम पे आप डोक प्लांट की पत्ती लो, रगड़ लो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस मिलकर क्या, कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें देने वाले हैं। चलिए भाई अच्छी बात है, ये तो थी 3-4 केमिकल प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट, तो कार्बोनेट वो होते हैं बच्चे, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इनके साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए करते हैं। एसिड है बच्चे हमारे पास HCl, इसमें डाल दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एसिड है बच्चे मेरे पास H2SO4, इसमें डाल दिया मैंने कौन, कैल्शियम, सॉरी ZnSCO3 डाल देते हैं, जिंक कार्बोनेट डाल देते हैं। एसिड ले लेते हैं बच्चे हमारे पास, कौन सा ले लेते हैं भाई, CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। इसमें डाल दिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट। तो खुद से सोचिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल चुटकियों में प्रोडक्ट बनेंगे। सभी में CO3 है, तो सभी में CO2 निकलेगी, ठीक है। एसिड में H है, तो इसका मतलब पानी 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 ही पानी हो जाएगा, पानी पानी पानी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सभी में CO3 है तो CO2 निकलेगी, पानी 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 बनेगा। तो सर और क्या बनेगा, अरे सोडियम और क्लोरीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। जिंक और सल्फेट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। कैल्शियम और इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट, CH3COO, ये 2 बार यहां पर आ जाएगा कैल्शियम। तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे क्या है, साल्ट। ये क्या, CO2 और पानी। इसका मतलब जब जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनता है, पानी बनता है, और CO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज। चलिए सर बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा यदि रिएक्ट करेंगे तो, भाई बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 की ट्वाइस ये होता है। चलिए इनके अंदर क्या डाल देते हैं, एसिड। यहां डाल देता हूं मैं HCl, यहां पर डाल देता हूं मैं H2SO4। तो चलिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे आपके लिए चीजें। CO3 है तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी बच्चे, है ना। H है तो क्या निकलेगा बच्चे, पानी 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 पानी। रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, है ना। सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम सल्फेट मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, CaSO4। इस मींस क्या बनेगा आपके पास, सोल्ट बनेगा, CO2 बनेगी, और क्या बनेगा, पानी। तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आई होप आपको क्लियर हुआ है। पानी में जाकर हाइड्रोनियम आयन, मेटल के साथ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट, बेस के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बोनेट के साथ सोल्ट CO2 वाटर, बाइकार्बोनेट का साथ सोल्ट CO2 वाटर। बढ़ते हैं बेस की तरफ, किसकी तरफ, बेस। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड, नहीं पानी 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 पानी, पानी में डालोगे तो क्या होगा भाई, पानी में डालोगे आप बेस,
तो बेस पानी में जाते ही Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मींस आपको OH नेगेटिव आयंस दे देंगे बेस जैसे ही पानी में पड़ेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 OH नेगेटिव, क्या दे देंगे आपको, हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे। बस क्लियर बात। सेकंड, एसिड के साथ रिएक्शन विद एसिड, यदि वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन क्या हो जाएगी बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सेम टू सेम है जैसे हमने यहां करी थी न्यूट्रलाइजेशन, कोई फर्क नहीं है, बस इतना सब फर्क भी नहीं है इनमें। तो जैसे NaOH और HCl डालोगे तो बताओ क्या बनेगा बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन में पानी बनता था, सोडियम और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, आप कर लेंगे खुद से। थर्ड आती है भाई रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, वो भी एक्टिव वाली मेटल, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रिएक्शन याद रखेंगे और बच्चों को जनरली वो रिएक्शन याद नहीं होती है, लेकिन आप याद करेंगे। यहां पर भी बच्चे कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस, किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी, कौन सी गैस, H2 गैस, ठीक है। चलो देखते हैं, तो NaOH की रिएक्शन करवाएंगे आप जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, मैं कितने स्टार दूं इस रिएक्शन को, तो स्टार 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 स्टार, ले 5 स्टार रिएक्शन हो गई भाई आपके लिए, 5 स्टार। तो बता दीजिए क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस बनेगी, बिल्कुल बनेगी भाई H2 गैस। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये वाला, यही तो अचंभे वाला प्रोडक्ट है, इसी के बारे में तो बच्चों का दिमाग चलता रहता है लेकिन आता नहीं उनको। बताइए क्या बनेगा, यहां पर बनेगा बच्चे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है, सोडियम जिंकेट इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो यहां पर ये तीन ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको बेस के बारे में, इससे ज्यादा आपको बेस के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव देंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2 गैस निकलेगी, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये सोल्ट है बच्चा, ये भी क्या है, सोल्ट, सोल्ट बनेगा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कुछ मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, आंवला है या संतरा है, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन भाई यहाँ पे चलते फिरते पूछ सकते हैं आपसे। विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं, सिरका एसिटिक एसिड होता है उसमें, CH3COH। कर्ड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। टैमारिंड, इमली होती है टैमारिंड, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे, टार्टरिक एसिड। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। आंट स्टिंग, जो ये चींटियां आपको काट लेती है या जो मधुमक्खी काट लेती है आपको, जनरली उनमें एसिड होता है। और आंट स्टिंग में मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है। बैटरीज, जो इन्वर्टर बैटरी हमारे घरों पर यूज होती है, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज होता है। लेकिन जो एक पीले कलर की होती है, मधुमक्खी काटती है तो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करेगी, एसिड इंजेक्ट करेगी। लेकिन एक पीले रंग की होती है, आपने देखा तो, इसको हरियाणा में वही बिर्ड बोलते हैं हमारे यहाँ तो, ठीक है। यदि वो काट लेती है, लेकिन उसके डंक में एसिड नहीं होता, उसके डंक में बेस होता है। क्या होता है उसके डंक में, बेस। चलिए भाई अच्छी बात है, तो कर लेंगे ये भी आप, तो कर लेना इसको ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर एसिड और बेस हमारे पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और फाइनली आ जाते हैं हम सोल्ट्स पे बच्चे, कहाँ आ जाते हैं, सोल्ट। एसिड और बेस से मिलकर क्या बनते हैं, सोल्ट बनते हैं, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास भी 3 तरह के सोल्ट होते हैं, एसिडिक सोल्ट, सेकंड है हमारे पास बेसिक सोल्ट, और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल सोल्ट, क्लियर है। एसिडिक सोल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं, वो क्या होंगे, एसिडिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट वहां हो जाएंगे, देखो खुद से सोचना, एसिडिक सोल्ट है तो एसिड की चलेगी, एसिड की जब चलेगी जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, क्लियर। बेसिक सोल्ट, इसका मतलब वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल सोल्ट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पहले ही बता दूं मैं, दोनों वीक हों तो वहां न्यूट्रल सोल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है, समझ गए ना। दोनों राजा यदि कमजोर है तो लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे नहीं तो न्यूट्रल कैसे होंगे ना, मरेंगे कैसे। दोनों राजा यदि स्ट्रॉन्ग है तभी तो लड़ेंगे ना। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग ही क्या होना चाहिए बच्चे, हमारे पास बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे HCl, वीक बेस बच्चे NH4OH। तो बताइए यहां कौन सा सोल्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो पेपर में आ गया कि अमोनियम क्लोराइड कैसा सोल्ट है, तो देखो ना, अमोनियम क्लोराइड, पानी तो पानी है बच्चे, तो अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सोल्ट है बच्चे, क्या है, एसिडिक सोल्ट। चलिए और देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे H2SO4, वीक बेस बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
तो सोल्ट बच्चे अमोनियम सल्फेट, क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट बनेगा। अमोनियम सल्फेट कैसा सोल्ट है? एसिडिक सोल्ट है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लेकर एसिडिक सोल्ट के एग्जांपल देख सकते हो। वीक एसिड बच्चे एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे NaOH, सॉल्ट क्या बनना बच्चे यहां से HOH, तो पानी H गायब, OH इसके साथ जोड़ दो तो CH3COONA, कैसा सोल्ट है बच्चे? बेसिक सोल्ट है। कैसा सोल्ट है? बेसिक सोल्ट। वीक एसिड बच्चे H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे KOH, तो बताइए H और OH तो पानी बना लेंगे, K2CO3 कैसा सोल्ट है बच्चे? बेसिक सोल्ट है सर, बेसिक सोल्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे NaOH, तो सोल्ट है NaCl, तो NaCl कैसा सोल्ट है? न्यूट्रल सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, सोल्ट HOH बाहर, K2SO4 कैसा सोल्ट है बच्चे? न्यूट्रल सोल्ट है। कैसा सोल्ट है? न्यूट्रल। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो चलिए स्टूडेंट, सोल्ट में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया कॉमन सोल्ट, भाई जिसको साधारण नमक बोलते हैं, NaCl, जो हमारा टेबल सोल्ट होता है, जो हम घर पे खाते हैं वही नमक है ये। इसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। रॉ मटेरियल क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं इससे? हम देखिए ध्यान से, हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, हम इसी की हेल्प से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मीठा सोडा भी बना सकते हैं, हम इसी की हेल्प से सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा, हम इसी की हेल्प से वो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी बना सकते हैं। ये चार चीजें हम इसकी हेल्प से आसानी से बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? NaCl की हेल्प से। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी इसकी हेल्प से। तो रिएक्शन भाई यहां पर जो अभी मैं 5-6 रिएक्शन लिखने वाला हूं, इन रिएक्शन में से आपके पेपर में कोई ना कोई रिएक्शन पड़ी हुई है, बस मैंने सीधा बोल दिया पड़ी हुई है। तो सबसे पहला है बच्चे, जो NaCl का सोल्यूशन है, NaCl को पानी में डालिए आप और इसमें से करंट पास करिए। क्या पास करिए? करंट। तो क्या होगा? पहले बता दूं, NaCl को पानी में डालने से इसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। जब आप नमक को पानी में घोलते हैं और नमक घुलना बंद कर देता है तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनता है वो ब्राइन कहलाता है। उसमें से जब आप करंट पास करोगे तो देखिए क्या होगा, क्लोरीन Cl, तो Cl2 गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, दो गैसें निकलेगी, क्लोरीन और H2, और प्लस में NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH, मतलब क्या बनेगा? बेस। क्या बनेगा? बेस। तो बताइए ये NaOH किससे बना है? NaCl से बना या नहीं बना? ये H2 किससे बनी है? NaCl से बनी है नहीं बनी? Cl2 किससे बनी है? NaCl से बनी। इसका मतलब NaCl रॉ मटेरियल हुआ है नहीं? बोलो। अरे भाई मैं यदि आपसे कहूं चीनी, गुड़, शक्कर, देसी खांड, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो गन्ना है, गन्ना, ईख जिसको बोलते हैं, शुगर केन, तो आप मानोगे? हाँ सर। बोलो चीनी भी गन्ने से बनी है, शुगर, गुड़ भी गन्ने से बना है, शक्कर भी गन्ने से बनी है। बनी अलग अलग तरीके से होगी लेकिन बनी तो गन्ने के रस से ही है ना। तो इसका मतलब Cl2 भी तो इसी से बनी है, NaOH भी तो इसी से बना है, H2 भी तो इससे बनी, तो ये रॉ मटेरियल हुआ नहीं? हुआ सर, बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है बच्चे, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। 1 नंबर में पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर H2 गैस बनती है बच्चे, ये कैथोड पे बनती है, क्योंकि जब आपने करंट लगाया तो दो कैथोड, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा ना, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो कैथोड पे H2 गैस बनती है और Cl2 गैस बनती है बच्चे एनोड पे। तो ये हुई पहली रिएक्शन। चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे बच्चे। किस रिएक्शन में चलते हैं? दूसरी पे। तो दूसरी में हम बनाएंगे बच्चे NaHCO3। क्या बनाएंगे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। खुद से सोचो, यदि आपको NaHCO3 की जरूरत है तो Na कहां से आया होगा? Na तो सर NaCl से आया होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। CO3 कहां से आया होगा? पीछे बोला था CO3 है तो CO2 निकलेगी, CO3 है तो CO2 निकलेगी, तो CO3 कहां से आया होगा? पक्का CO2 से आया होगा। सर बिल्कुल आया होगा। सर H कहां से आई होगी? और देखो 2 ऑक्सीजन आई है यहाँ पर, तो 3 है और एक H और एक O भी बचेगी, तो सर पानी भी डालो ना, पानी भी डालो। क्या भी डालो? पानी भी। और सर क्लोरीन किसके पास जाएगी? वो इसमें डालिए अमोनिया। तो भाई ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप सोडियम क्लोराइड में CO2 गैस डालते हो, पानी डालते हो और अमोनिया डालते हो, क्या डालते हो? CO2, पानी, अमोनिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और प्लस में बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। देखिए बैलेंस हो गई है ना, NaHCO3 अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में यदि मैं बोलूं तो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीठा सोडा।
यही होता है वो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पेपर में ऐसे पूछेंगे, राइट द रिएक्शन इन विच सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन लिखिए जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो बताइए कैसे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट? NaCl में CO2 गैस डालो, पानी डालो, अमोनिया डालो, तब जाकर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अच्छा, इसके यूजेज क्या क्या होंगे बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या यूज हो सकते हैं? सर इसका यूज क्या होगा? बेकिंग सोडा तो बेकिंग इंडस्ट्री में केक बनाने के लिए, जितने भी खाना पकाते हैं भाई वहां, जितनी भी बेकरी इंडस्ट्री जहां कुछ पकता है केक बनाने के लिए। अच्छा, डबल रोटी जिसको बोलते हैं ना, फोम जैसी होती है वो बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि बेकिंग सोडा, रोटियां क्यों फूल जाती हैं, वो डबल रोटी क्यों फूल जाती है, केक क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा गर्म होने पर CO2 गैस छोड़ देता है, और CO2 गैस उस केक को फुला देती है। बस सीधा सा रीजन है। थर्ड आते हैं भाई, थर्ड रिएक्शन में आप बेकिंग सोडा लीजिए। क्या लीजिए? बेकिंग सोडा NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल लीजिए और इनको गर्म कर दो, बस। तो बताइए CO3 है तो क्या निकलेगा? सर CO2 निकलेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। बोलिए H और O है तो क्या निकलेगा बच्चे? पानी निकलेगा, है ना। प्लस में क्या बन गया देखो, HO पानी भी गया, CO2 भी गई, सर क्या बच गया? Na और CO3 बच गया। तो इसका मतलब सर सोडियम कार्बोनेट बनेगा क्या? हाँ जी। क्या बनेगा बच्चे? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सर आप सोडियम कार्बोनेट क्यों बना रहे हो? क्योंकि बच्चे जब आप सोडियम कार्बोनेट में 10 पानी के मोलिक्यूल डालोगे, 10, तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2O। इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो यदि मैं आपसे कहूं एक हंसने वाली बात, मजाक करने वाली बात, कि वॉशिंग सोडा NaCl से बना है, किससे बना है वॉशिंग सोडा? NaCl से, तो आप मानोगे ये बात? सर कहां सर, वॉशिंग सोडा तो सर इसके हीट करने से बना है। सर अरे भाई ये किससे बना है? ये तो NaCl से बना है, समझो। आप घर पे चीनी खा रहे हो, डायरेक्ट गन्ने से तो नहीं बनी ना, गन्ने में कुछ केमिकल मिला के रस में उसके जूस में तभी बनी होगी ना। तो लेकिन बनी तो गन्ने से ही है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, है ना। तो ये वॉशिंग सोडा भी किससे बना है? NaCl से। तो ये वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। सर वॉशिंग सोडे का यूज कहाँ होगा? सर ये भी बता दो हम। देखो वॉशिंग सोडे का यूज है, सीधा सा मतलब है वॉश पर्पज के लिए, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज होगा। दूसरा जो इसका यूज है पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए, पानी की जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए, मतलब खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए इसका यूज होगा। सर मान गए, सर मान गए, वेरी गुड सर। देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए भाई, चौथी रिएक्शन हमारे पास। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उसमें से क्लोरीन गैस पास करते हो, Cl2 गैस उसमें डालते हो। याद रखना कौन सी गैस पास करनी है? क्लोरीन। पूछ सकते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन, बताइए जब क्लोरीन गैस पास करते हैं स्लेक्ड लाइम में से तो क्या होता है? तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सिंपली ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। तो CaOCl2 बनेगा, प्लस में बनेगा बच्चे पानी। क्या बनेगा? प्लस में पानी। अब सर ये बताओ ये कहां NaCl से बना है? अरे बेवकूफों, इसमें क्लोरीन गैस यूज नहीं कर रहे क्या? क्लोरीन गैस किससे बनी थी? NaCl से बनी थी, नहीं बनी थी सर। तो इसका मतलब NaCl से इतनी चीजें बना सकते हैं हम। अब सर ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज बता दो कुछ ना कुछ। तो देख लीजिए भाई ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपके पास क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज है पहला तो ब्लीच करने के लिए, जैसे हेयर ब्लीच करने के लिए, कलर वगैरह हटाने के लिए। मान लीजिए इसके अंदर लाल रंग है और मैं इस लाल रंग को हटवाना चाहता हूं, तो मेरे को ब्लीच करवाना पड़ेगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का वहां पर यूज होगा। कहीं पर पानी के अंदर H2O में मिला देते हैं, पानी के जो रोगाणु होते हैं, कीट होते हैं, उनको मारने के लिए, पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको मारने के लिए भी इसका यूज होता है। तो भाई ये जो बोर्ड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे जितनी रिएक्शन लिखी हुई इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपके पेपर में फंसने वाली है। ये क्लोरल प्रोसेस है, इसमें हमने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा को गर्म कर हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया, सोडियम कार्बोनेट में 10 पानी डाले तो हमने वॉशिंग सोडा बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास करी तो हमने क्या बनाया? ब्लीचिंग पाउडर बनाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो लास्ट सोल्ट हमारे पास आ गया इस चैप्टर का, दैट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसको जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है बच्चे, फॉर्मूला होता है बच्चा इसका CaSO4.12H2O, ये फॉर्मूला है पीओपी का, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सर ये बनेगा कैसे, बताना एक बार। तो भैया आपके पास जिप्सम होता है एक सोल्ट, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब आप इस जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब आप गर्म करते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो, हीट, तो ये ब्रेक हो जाता है CaSO4.12H2O में और 1/2 पानी में। तो यहां से आपका बनकर तैयार होता है पीओपी। क्या बनकर तैयार होता है बच्चे? पीओपी बनकर तैयार होता है। तो कौन बनकर तैयार होता है बच्चे? पीओपी। तो पीओपी का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा पानी है इसके अंदर, ठीक है, याद रख लेंगे। सर पीओपी का यूज क्या है? पीओपी का यूज है बच्चे पुट्टी करने में, घरों पर देख रहे हैं आप व्हाइट कलर की पुट्टी लगाते, तो वहां पर जो हड्डियां वगैरह हैं, बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती हैं, तो उसमें प्लास्टर लगाते हैं ना ऐसे, ताकि हड्डी मुड़े ना यहां से, तो वहां पर पीओपी का बेसिकली यूज किया जाता है। यदि बेटा आपके पास घर पे मान लीजिए पीओपी रखा हुआ है, पीओपी का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। यदि बाई चांस गलती से भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, किसके कांटेक्ट में आ गया? मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी मतलब पानी, पानी मतलब 1/2 H2O, तो उसी टाइम पे वो जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसी टाइम पे जिप्सम बन जाएगा। इसलिए जो पीओपी है उनको वाटर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। कहां रखते हैं उसको? वाटर प्रूफ कंटेनर में उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पीओपी पानी के साथ मिलते ही तुरंत जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चे? तुरंत जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है, बिल्कुल ही हार्ड। तो इसका मतलब मान लीजिए मेरी हड्डी टूट गई यहां से, और मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर सर प्लास्टर बांध दो, तो उसने पीओपी बांध दिया, तो 1 महीने का टाइम दिया। जब मैं 1 महीने के बाद उसके पास जाऊंगा तो वो तो मेरा जो प्लास्टर लगा था वो तो हार्ड हो गया है, तो क्या वो पीओपी है? वो पीओपी नहीं है, वो जिप्सम है। अब जब मैं 1 महीने के बाद उसके पास जाऊंगा तो वो उसको काटेगा, तो वो जिप्सम को काटेगा, पीओपी को नहीं काटेगा। क्योंकि पीओपी जब बाजू पे लगा हुआ था और खुले आसमान में, खुले एनवायरनमेंट में रहता था, तो उसके साथ पानी टकराया होगा, पानी से वो जिप्सम बन गया होगा। क्या बन गया होगा? जिप्सम। यूजेज मैंने बता दिए, पुट्टी वगैरह में बोन्स वगैरह जोड़ने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए बिल्कुल एक लास्ट छोटा सा टॉपिक पढ़कर हम चले जाते हैं इस लेक्चर को वाइंड अप करने। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आपने आपकी बुक में कई फॉर्मूले जैसे देखे होंगे जिनके फॉर्मूले के एंडिंग में डॉट लगाकर पानी लगाया हुआ है ना, पानी के कुछ, जैसे कॉपर सल्फेट के पीछे 5H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट के पीछे 10H2O, कैल्शियम सल्फेट के पीछे 2H2O, आयरन सल्फेट के पीछे 7H2O। तो ये जो पानी है पीछे, ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस सोल्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस पानी के कारण ही है। यदि आपने ये पानी यहां से हटा दिया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो जाएंगी। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, यदि आप इसमें से पानी उड़ा देंगे तो ये सफेद रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद रंग का। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये किसी भी सोल्ट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखता है, उनके क्रिस्टल्स को बनाए रखता है प्रॉपरली। तो ये पानी कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब 2 तरह के सोल्ट और हैं हमारे पास, हाइड्रस सोल्ट और अनहाइड्रस सोल्ट। हाइड्रस जो वर्ड यूज होता है ये वाटर के लिए यूज होता है। ऐसे सोल्ट जिनके फॉर्मूले में डॉट लगाकर पानी लिखा हुआ है तो वो हाइड्रस सोल्ट होते हैं। ऐसे सोल्ट जिनके पीछे पानी नहीं लिख रखा तो वो अनहाइड्रस सोल्ट है। तो बताइए ये चारों के चारों हाइड्रस सोल्ट है या नहीं है? सर बिल्कुल। पीओपी हाइड्रस सोल्ट है या नहीं है? सर बिल्कुल है पीओपी, क्योंकि उसमें 1/2 H2O लिखा होता है। अनहाइड्रस सोल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड, बेचारा अनहाइड्रस, कोई पानी नहीं लिख रखा इसके अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेचारा कोई पानी नहीं है। NaCl अपने वाला सोडियम क्लोराइड, कोई पानी नहीं है बच्चे। कैल्शियम कार्बोनेट, कोई पानी नहीं है बच्चे। ठीक, तो ये सारे अनहाइड्रस सोल्ट है जिनमें डॉट लगाकर पानी नहीं लिख रखा, डॉट लगाकर पानी लिख रखा तो वो हाइड्रस सोल्ट है। ये वाला जो पीछे पानी है ये क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर हमारे पास पेज सीरीज में सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट होता है। आई होप आपने पिछले चैप्टर को जिस तरह से एंजॉय किया था उसी तरह से आपने एसिड बेस
और सोल्ट वाले चैप्टर को भी एंजॉय किया है। तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो लेक्चर टू अदर स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स। तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करें बिल्कुल, क्योंकि छुट्टियां इस टाइम पे चल रही हैं तो वो भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकें। और आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट अप रखिए, पढ़िए अच्छे से, 1 मिनट 1 सेकंड भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट आप ना करें और देखते रहें मेरे साथ ज़टैन क्लासेस।